ओके, तो ये जो लास्ट 5th क्वेश्चन था, some students they are finding it difficult to solve equations for x y z। तो मैं करके देता हूँ। इट इज नॉट डिफिकल्ट रियली, मैंने आपको बताया था। वैसे मास के डायमेंशन निकालने हैं और मास एनर्जी रेज टू एक्स लिया था हम लोगों ने, वेलोसिटी रेज टू वाई लिया था और फोर्स रेज टू जेड लिया था, क्योंकि एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स ये फंडामेंटल क्वांटिटीज थे। तो जब डायमेंशनली लिखते हो तो मास का डायमेंशन लिख लोगे m रेज टू 1 इक्वल टू, प्रोपोर्शनलिटी हटा दो, कुछ कांस्टेंट लिख दो, कांस्टेंट डायमेंशन लेस है यहाँ पे, तो वी आर नॉट वरीड अबाउट इट। एनर्जी के डायमेंशन आपको पता होना चाहिए, m1 L2 T-2, राइट। क्यों? क्योंकि एनर्जी इज मास इनटू वेलोसिटी स्क्वायर, mv स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी। m1 वेलोसिटी इज L1 T-2 और रेज टू x है, तो रेज टू x, x और x ऐसा कर सकते हैं हम लोग। फिर बाद में वेलोसिटी ही है इटसेल्फ, वेलोसिटी है L रेज टू 1 T रेज टू -1, राइट। T रेज टू -1 मतलब -y। फोर्स आपको पता है मास इनटू एक्सेलरेशन है, m रेज टू z। एक्सेलरेशन क्या होता है, L1 T-2, राइट। और रेज टू z है तो रेज टू z और z। तो दिस इज नॉट रियली डिफिकल्ट, क्योंकि दिस इज एक्चुअली नथिंग। m दो जगह पे m रेज टू x प्लस z, l रेज टू ये l और ये l टू x प्लस y प्लस z, और t रेज टू t और t -2x -y -2z। मैं एक बार सिर्फ क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ। अब एनर्जी mv स्क्वायर mv² करेक्ट, रेज टू x है करेक्ट, v इज L1 T-1 तो ये भी करेक्ट है। फोर्स मास इनटू एक्सीलरेशन तो ये भी करेक्ट है। x प्लस z यस, और लेफ्ट हैंड साइड में मास है 2x y और z ये भी करेक्ट है। t भी करेक्ट है। अब क्योंकि यहाँ पे m0 है, m रेज टू 1 है, L0 और L रेज टू 0 T रेज टू 0 लिख सकते हैं। फिर हमको इक्वेट करना पड़ेगा, इक्वेट करोगे तो x प्लस जेड इक्वल टू 1 आया, so you have x plus z equal to 1, okay। Then you have basically 2x plus y plus z equal to 0 और -2x minus y minus 2z equal to 0। तो सिंपल सा केस है, राइट। अगर मैं माइनस साइन भी कॉमन निकाल लेता हूं तो इस इक्वेशन लिख सकता हूं मैं 2x plus y plus 2z equal to 0, राइट। So I don't understand why there is a problem in solving this। यहाँ से x equal to 1 minus z डाल सकते हो आप, तो ये x यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो एंड दोनों में सब्स्टिट्यूट करने के बाद आपके पास दो इक्वेशन बन जाएंगे y और z में। इसको सॉल्व करो। I don't know why is the problem, where is the problem of this। बहुत सिंपल सा चीज है ये, राइट। तो अगेन आई विल वांट यू टू डू इट, मैं नहीं करने वाला। मैं सिर्फ, मेरा काम क्या है, टू टेल यू हाउ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट, एंड योर जॉब इज टू डू इट, ओके। तो वन थिंग इज दिस, दूसरा ऐसा था कि सम स्टूडेंट्स आर फाइंडिंग इट हार्ड। तो एक्चुअली उसको जरूरी भी था दैट यू फाइंड इट हार्ड, बिकॉज आज से मैं सिंपल करने वाला हूँ, क्वेश्चन नहीं, बट द वे आई टेल यू
how to solve a problem, so that will be simple. Good. Sixth question. The period of oscillation of a simple pendulum is given by, हमें ऑलरेडी एक इक्वेशन दे दिया है 2 pi root of L by G, where L is about 100 सेंटीमीटर, मतलब लेंथ आपको 100 सेंटीमीटर दिया है, and is known to have 1 mm of accuracy. ये याद रखना, 1 mm of accuracy. The period is about 2 seconds. The time of 100 oscillation is measured by a stopwatch of least count 0.1 second. The percentage error in G is. सबसे पहला काम आपको ये करना होता है, जिस चीज में आपको परसेंटेज एरर पूछा है, किसका पूछा है, जी का, तो सबसे पहले जिस क्वांटिटी का परसेंटेज एरर पूछा है, इट शुड गो ऑन द लेफ्ट हैंड साइड. बाकी सारे के सारे पैरामीटर्स जो भी है वो राइट हैंड साइड पे होने चाहिए, क्योंकि हमारा दूसरा ही सेशन है, तो we'll have to develop this technique of solving questions. फिर धीरे धीरे हम लोग ओरली सॉल्व करने की तरफ जाएंगे क्वेश्चंस को, राइट. गुड. तो मतलब मैं पहले तो स्क्वायर करूंगा, टी स्क्वायर इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई जी, क्योंकि मुझे जी के बारे में कुछ पूछा है ना, बोला है ना परसेंटेज एरर इन जी, तो मुझे पहले तो जी को रूट से बाहर निकालना था, तो मैंने स्क्वायर कर लिया. फिर मैंने लिख दिया जी इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर एल बाई टी स्क्वायर. देन आपको याद होगा प्रोपोगेशन ऑफ एरर या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स. मैंने बताया था कि इवन दो सिलेबस में से हटा दिया गया, पर मैं लेने वाला हूँ एग्जैक्टली फॉर दिस रीजन. परसेंटेज एरर का फॉर्मूला डेल्टा जी बाई जी मल्टीप्लाइड बाई 100. अब एक लॉजिकल चीज है, एरर कब होगा, जब मेजरमेंट होगा. 4 पाई स्क्वायर तो कांस्टेंट है, अब कांस्टेंट में तो एरर नहीं हो सकता, तो एरर कैलकुलेशन के टाइम पे कांस्टेंट्स हम लोग लेते ही नहीं है, तो फॉरगेट अबाउट 4 पाई स्क्वायर. फिर डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस मैंने आपको बताया था टी स्क्वायर डिनोमिनेटर में हो न्यूमरेटर में हो प्लस ही लिखना, और जो इंडेक्स होता है उसको मल्टीप्लाई करते हैं डेल्टा टी बाई टी इंटू 100. ये बन गया आपका फॉर्मूला, राइट. गुड. तो परसेंटेज एरर इन जी, दैट इज डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 is nothing but delta L by L plus 2 times of delta T by T multiplied by 100. तो ये ओरली मेरे दिमाग में हो रहा है सब, ये यू हैव टू नो दिस. अच्छा, G is L by T square, तो delta L by L plus 2 times of delta T by T, क्योंकि परसेंटेज आ रहा है तो मल्टीप्लाई बाय 100. गुड. अब सिर्फ आपको आइडेंटिफाई करना था व्हाट इज डेल्टा L. क्वेश्चन में बोला है एक्यूरेसी ऑफ 1 mm, 1 mm का एक्यूरेसी. मैं यहाँ लिख देता हूँ. I'll make a separate section to write down given things here. Delta L 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर. क्यों? क्योंकि लेंथ सेंटीमीटर में दिया है तो मैंने सेंटीमीटर में लिख दिया. आप जब रेशियो लेते हो तो मेक श्योर बोथ आर इन सेम यूनिट्स. तो डेल्टा L by L मतलब 0.1 by 100 प्लस 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा T by T. डेल्टा T आपको बता दिया उन्होंने. least count minimum measurement that you can make is 0.1 second. T important है. time period 2 सेकेंड. oscillation 100. what is oscillation by the way? आपने पेंडुलम को देखा होगा, घड़ी के पेंडुलम को, वो A पॉइंट से स्टार्ट होके B पे जाएगा और B से A पे वापस आएगा, तो दैट इज 1 oscillation. इस राइट, इसको 2 सेकेंड, और ऐसे 100 oscillation मतलब टोटल टाइम कितना होगा 2 into 100 मतलब 200 seconds, right? तो 2 into delta t is 0.1 upon 200 into 100. Now someone asked me, आप में से स्टूडेंट ने बोला कि how can I do calculation so fast? That is very simple thing. कैसे फास्ट करोगे, थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको. बहुत इजी है ये. कैसे इजी है आपको बताना चाहिए. ऊपर पॉइंटर मतलब 10 पावर -1, नीचे 100 मतलब 10 पावर 2, तो 10 पावर -1 अपॉन 10 पावर 2 मतलब 10 पावर -3, क्योंकि 10 पावर +2 ऊपर जाएगा. ये 2 और ये 100 मतलब ये भी वही आ गया, प्लस 10 पावर -3 आ गया इंटू 100. तो 10 पावर -3 प्लस 10 पावर -3 मतलब 2 इंटू 10 पावर -3 इंटू 10 पावर +2 मतलब 2 इंटू 0.1 दैट इज 0.2%. तो जब आपको कैलकुलेशंस फास्ट करने होते हैं, यू हैव टू थिंक इन टर्म्स ऑफ powers of 10.
अगर आप 10 के पावर्स में कैलकुलेशन करने जाओगे तो इट बिकम्स रियली फास्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं वापस रिपीट करता हूँ बिफोर आई गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन। इनिशियली मैं आपका मेथड ऑफ सॉल्विंग डेवलप कर रहा हूँ, इसलिए स्लोली नंबर ऑफ स्टेप्स हम लोग कर रहे हैं। धीरे धीरे विद इन नेक्स्ट फ्यू मंथ्स हम लोग ऐसा कुछ नहीं करने वाले, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला मैंने बताया, जो क्वांटिटी फाइंड करना है या तो जो क्वांटिटी से रिलेटेड कुछ फाइंड करना है, कीप इट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, टेक एवरीथिंग एल्स ऑन द राइट हैंड साइड। तो जी को मैंने रीअरेंज कर लिया। अब मुझे फॉर्मूला बताना चाहिए एरर का, डेल्टा जी बाई जी इंटू 100 दैट इज डेल्टा एल बाई एल इंटू 100 प्लस 2 टाइम्स डेल्टा टी बाई टी इंटू 100। 4 पाई स्क्वायर कांस्टेंट था, कांस्टेंट में एरर नहीं होता, कांस्टेंट इज ए कांस्टेंट। अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन डेल्टा एल 1 mm मतलब 0.1 सेंटीमीटर, एल 100 सेंटीमीटर, डेल्टा टी 0.1 सेकेंड, और टोटल टाइम 100 ऑसिलेशन को 2 इंटू 100, क्योंकि एक ऑसिलेशन को 2 सेकेंड लगते हैं तो 100 को 200 लगेंगे। देन जस्ट हैव टू सब्स्टिट्यूट वैल्यूज एंड डू कैलकुलेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एन ओरल क्वेश्चन। अगर आपको कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स का फॉर्मूला पता होगा तो a physical parameter A can be determined by measuring the parameters B, C, D and E using relation। तो आपको बता दिया A जो पैरामीटर है, this can be measured using B, but B raised to alpha, C raised to beta upon D raised to gamma and E raised to delta. If maximum errors in the measurement of B, C, D and E are B1%, C1%, D1% and E1%, then maximum error in the value of A determined by the experiment is। मतलब आपको बेसिकली क्या किया है, आपको दिया है परसेंटेज एरर इन B, डेल्टा B by B into 100 that is B1%, डेल्टा C by C into 100 that is C1%, और क्या दिया है आपको, डेल्टा D by D into 100 that is D1%। This is actually oral question, delta E by E into 100 that is E1%। तो आप लोगों को ये दिया हुआ है given things, और आपको ऑलरेडी पता है एरर एनालिसिस से कि डेल्टा A by A into 100 क्या आएगा। मैंने ऑलरेडी बताया, कभी भी पावर जो होता है, इंडेक्स जो होता है, उसको मल्टीप्लाई करना, डेल्टा B by B into 100 आएगा, पर मैं वो ब्रैकेट से बाहर लिखने वाला हूँ, प्लस बीटा डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 आएगा, मैं कॉमन निकालने वाला हूँ, प्लस ग्यामा डेल्टा डी बाई डी आएगा, प्लस डेल्टा डेल्टा ई बाई ई आएगा। चारों में मल्टीप्लीकेशन 100 था, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट परसेंटेज एरर्स हियर, मल्टीप्लाइड बाय 100 था, राइट, गुड। और आपको ऑलरेडी पता है कि डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 इज B1, तो अल्फा टाइम्स ऑफ B1 प्लस बीटा टाइम्स ऑफ C1 प्लस गामा टाइम्स ऑफ D1 प्लस डेल्टा टाइम्स ऑफ E1, ये सब परसेंटेज में है आपका, राइट। अल्फा B1 बीटा C1 गामा D1 डेल्टा E1। आई कैन सी ऑप्शन नंबर डी। ये क्वेश्चन ओरली सॉल्व होता है। अगेन इफ यू नो प्रोपोगेशन ऑफ एरर्स, अगर आपको अच्छे से याद है कि फॉर्मूला ही है, अल्फा डेल्टा बी बाई बी इंटू 100 प्लस बीटा सी बाई डेल्टा सी बाई सी इंटू 100 प्लस गामा डेल्टा डी बाई डी इंटू 100 प्लस डेल्टा ई बाई ई इंटू 100। तो अल्फा परसेंटेज एरर इन बी दैट इज B1, तो अल्फा B1 प्लस बीटा C1 प्लस गामा D1 प्लस डेल्टा E1%। सिंपल क्वेश्चन था। यू विल जस्ट नीड टाइम टू गेट यूज टू द फॉर्मूलाज एंड दैट्स इट, और कुछ नहीं है इसमें। यू जस्ट नीड टाइम टू गेट यूज टू थिंग्स। इजी है, बहुत इजी है। ओके, गुड, सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। So in 8th question, resistance is voltage upon current। वोल्टेज की वैल्यू जब ऐसा लिखा होता है ना, V is equal to 100 plus minus 5, मतलब V की वैल्यू दी है आपको 100 और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ V is 5। I की वैल्यू दी है आपको 10 और एरर इन द मेजरमेंट ऑफ करंट I is 0.2। What is the total error in R?
टोटल एरर इन आर बोला है आपको, राइट, और आंसर परसेंटेज में है। तो ये तो क्वेश्चन देखते से समझ में आ जाना चाहिए था 7% होगा। क्यों 7% होगा समझेगा आपको। तो आर एस वी बाय आई, तो यूजिंग द फॉर्मूला ऑफ प्रोपोर्शन ऑफ एरर, डेल्टा आर बाय आर इंटू 100 इज नथिंग बट डेल्टा वी बाय वी इंटू 100 प्लस डेल्टा आई बाय आई इंटू 100। ये तो फॉर्मूला ही है, अभी अभी हम लोग कर ही रहे हैं ये। डेल्टा वी बाय वी, डेल्टा वी इज 5 बाय 100 into 100 plus delta I is 0.2 upon I is 10 into 100। तो जब ये कर रहा था तभी समझ में आ गया था कि यहाँ पे अरे डेल्टा भी 5 है, वहाँ पे डेल्टा I 0.2 है, नीचे और ऊपर सिर्फ 100 और मतलब 10⁻1 10⁻2 ऐसा ही चल रहा है। तो 5 और 2 का एडिशन ऐसा कुछ आएगा, राइट। तो ये और ये कैंसिल, ये 1 जा ये 10 जा, तो ये आ गया आपका 5 plus 0.2 into 10 is 2, that is 7%. There is a small line between +4 and -1, as I keep on saying. अगर आपने अच्छे से कैलकुलेशन नहीं किए तो 5.2 लिख के आओगे। तो if you do calculation properly, you get 7%, and if you are in hurry, normally hurry होती है ऐसे एग्जाम्स में हमको, तो उस केस में 5.2 भी बहुत लोग लिख देते हैं। Okay, so you need to pay attention at this. So 5 plus 0.2 into 10, that is 5 plus 2 is 7%. Simple question है, okay. Next, a physical quantity is given by capital X is m raised to a, l raised to b, t raised to c. Percentage errors in the measurement of m, l, t are alpha, beta, gamma. तो आपको डेल्टा m by m into 100 दिया हुआ है, that is alpha. सिमिलरली डेल्टा L by L into 100 दिया हुआ है, that is बीटा, और आपको डेल्टा T by T दिया हुआ है into 100, that is गामा। और आपको बोला है कि X क्वांटिटी है जो m raised to A, L raised to B और T raised to C से बनेगा। तो मैक्सिमम परसेंटेज एरर क्या आएगा क्वांटिटी X में, वापस वही डेल्टा X by X into 100। तो वही फॉर्मूला यूज करना है आपको, that is A times of delta m by m multiplied by 100, राइट। तो मल्टीप्लाइड बाय 100 तो रहेगा यहाँ पे, कॉमन निकालो मत निकालो डजंट मैटर। तो वो आएगा आपका बेसिकली ए अल्फा बी बीटा सी गामा सॉल्व करने के बाद, बिकॉज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये फॉर्मूलास कैसे आते हैं, राइट। तो यू विल हैव ए अल्फा बी बीटा एंड सी गामा एडिशन, राइट। अब my job is to give you tricks, ये याद रखना। how do I solve this, how do I write the correct answer without solving this, फिर वो ये क्वेश्चन हो या फिर ये क्वेश्चन हो। 7th नंबर, करेक्ट। पहली चीज, प्रोपोगेशन ऑफ एरर के किसी भी फॉर्मूला में नेगेटिव आता ही नहीं है, नेगेटिव आता ही नहीं है। तो जब मैं 7 क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था तो क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ही समझ गया था कि डी आंसर आएगा। क्यों? मेरा ध्यान था ए के ऊपर। जब मैं परसेंटेज एरर निकालूंगा तो जो इंडेक्स होता है, मतलब जो पावर में होता है, वो मल्टीप्लाई होता है। मतलब बेसिकली अल्फा बीटा गामा डेल्टा मुझे आंसर में चाहिए ही चाहिए, क्योंकि वो मल्टीप्लाई होता है, राइट। न्यूमरेटर में रहता है, मल्टीप्लाई होता है। दूसरा, कभी भी इसमें नेगेटिव साइन आती ही नहीं है। इफ यू रिमेंबर फॉर्मूलास, कभी देखा क्या हम लोगों ने एरर प्रोपोगेशन में? कहीं भी माइनस देखा ही नहीं हम लोगों ने माइनस। तो अल्फा बीटा गामा डेल्टा आना चाहिए और हर जगह पे प्लस आना चाहिए। एक ही ऑप्शन था, डी ऑप्शन, जिसमें अल्फा बीटा गामा डेल्टा भी आ गया और प्लस 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 आ गया, नेगेटिव साइन भी नहीं। So without solving, without putting a lot of time, tick D done. Okay, so can I use this here? Yes, of course. पहली बात तो नेगेटिव साइन दिखनी नहीं चाहिए। बी ऑप्शन में नेगेटिव साइन है तो ये तो नहीं आने वाला। सी ऑप्शन में सब पॉजिटिव है लेकिन डिनोमिनेटर में गया, मैंने ऑलरेडी बताया, जो पावर होता है ना, इंडेक्स जो होता है वो मल्टीप्लाई होता है, वो डिवाइड नहीं होता।
तो ऑप्शन सी भी तो नहीं आने वाला, तो ऑप्शन ए ही है उसमें, सिंपल। सो दिस आर द ट्रिक्स दैट यू मस्ट नो। ऐसे ट्रिक से ही एग्जाम में स्कोर होता है। गुड इनफ, ओके। तो ए ऑप्शन, विदाउट डूइंग ऑल दिस थिंग्स, डायरेक्टली ए ऑप्शन। गुड। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन नंबर 10 जो है ना, ये आ तो गया सेट में, क्योंकि नॉर्मली मैं क्वेश्चंस रैंडमली उठाता हूँ, बिकॉज आई डोंट वांट कि मैं कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट कर रहा हूँ, मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ मतलब आई विल हैव अ चॉइस, मुझे इजी लग रहा है मैं वो डाल दूंगा, तो वो नहीं करता हूँ, मैं रैंडम क्वेश्चन डालता हूँ। उसके से क्या होता है, ये जो कॉन्सेप्ट है एलसीआर का, ये 12th का कॉन्सेप्ट है, इसमें आ गया, तो ये मैं बाद में लूंगा, और मैं लूंगा। सो बिकॉज आई हैव टू टेल यू राइट फ्रॉम बेसिक कि इंडक्टेंस क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, रेजिस्टेंस क्या होता है, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस और रेजिस्टेंस के डायमेंशन कैसे निकालने, फिर फ्रीक्वेंसी एक आता है 1/2 पाई अंडर रूट ऑफ LC, तो ये सब मुझे बताना पड़ेगा। तो दिस इज टू बी डन लेटर, एट लेटर स्टेज, at later stage, okay, maybe in 12th or later, I don't know, जब भी वो कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस होगा तब, सॉरी, तो ये बाद में होगा, पर होगा। अभी ये 11th क्वेश्चन जो है ये सेम एज 8th है, रिपीट हो गया, दैट्स व्हाट आई टोल्ड यू, रैंडमली करने का ये होता है, सम क्वेश्चंस आर रिपीटेड, तो ये रिपीट हो गया। 12th, the period of oscillation of a simple pendulum in the experiment is recorded as 2.63, 2.56, 2.42, 2.71 and 2.8 respectively. Average absolute error मतलब mean absolute error। तो अगर आपको mean absolute error का कॉन्सेप्ट याद है, मैं आपको बता दूं जिनको याद नहीं है, सबसे पहले हम लोग मीन वैल्यू निकालते हैं। टाइम पीरियड है ना, तो टाइम पीरियड का मीन वैल्यू निकालता हूँ, TM बोलता हूँ। तो 2.63 प्लस 2.56 प्लस 2.42 प्लस 2.71 प्लस 2.80 अपॉन 5, क्योंकि 5 रीडिंग है। आपका दिमाग कैलकुलेटर से फास्ट चलना चाहिए। कैसे चलेगा? इफ यू हैव गुड आइडिया ऑफ नंबर्स, जब आप लिख रहे हो तब ऐड करते जाओ। 2.63 में 2.56 ऐड किया, 2.63 में 2 ऐड किया मैंने, तो 4.63 आएगा, उसमें 0.5 और ऐड कर दिया और 0.56 है। दिस इज हाउ यू कैलकुलेट थिंग्स, ऐसा आपको करना पड़ेगा। दिस इज वन वे, जब आप नंबर लिख रहे हो तो ऐड करते जाओ, वन वे। अदर वे इज दिस कि मैं अगर पहले इसको और इसको ऐड करता हूँ, राइट, तो 2.63 2.71, ये 0.1 मैंने पहले ऐड कर दिया, तो 2.64, राइट, 2.64 और 2.70 इजी हो गया ऐड करना। 2.6 2.7, यू ऑलरेडी नो व्हाट इज 26 प्लस 27, 26 प्लस 27 पता है ना, ऐड पता होना चाहिए आपको। फिर उसमें 2.56 ऐड किया, तो दिस इज इजी। सो वन थिंग इज दिस कि कैलकुलेशंस कैसे करने हैं, हर किसका दिमाग अलग चलता है। जिस तरीके से मैं सोचता हूँ वैसे आप सोचोगे ऐसा नहीं होता। तो इट विल कम विथ प्रैक्टिस, इट विल कम विथ प्रैक्टिस। तो आपको थोड़ा सा नंबर्स के साथ खेलना पड़ेगा। मैंने ऐसे खेलना मतलब क्या, कभी भी रिलैक्स टाइम है, कोई भी 2 नंबर लो मल्टीप्लाई करो, कोई भी 10 नंबर लो ऐड करो, राइट, उसको डिवाइड करो 10 से, 5 से, 2 से, 3 से, मतलब मीन लेते बैठो। So this is how you can increase your speed of calculation, and you need to stop using calculators on mobile phones or even log tables. तो ये करना पड़ेगा, okay? So this is what you should know. By the way, ये सब बोलते बोलते मैंने कर लिया, 2.62 seconds आएगा ये, okay? तो just this is just a part of calculation. तो हमको मीन मिल गया। अगर आपको याद होगा, जब हमको किसी एक पैरामीटर, मतलब ये फिजिकल पैरामीटर है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसका अगर हमको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम मीन लेते हैं और मीन को एग्जैक्ट बोलते हैं। अब प्रॉब्लम क्या हुआ, फिर मैं इधर कैसे निकालूं? मेरे पास 5 वैल्यू है, तो मैं 5 में से कोई भी तो सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ ना मीन वैल्यू में से। तो हम नॉर्मली क्या करते हैं, हम हर एक वैल्यू को मीन से सब्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि मीन वैल्यू बड़ा
या फिर T1 बड़ा है, T2 बड़ा है, तो मैं इसको लेता हूँ एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट मतलब मॉड वैल्यूज, मतलब जस्ट पॉजिटिव वैल्यू। क्योंकि हमने एब्सोल्यूट लिया, इसके लिए हम लोग बोलते हैं इसको एब्सोल्यूट एरर। लेकिन किसका एरर? मीन में से पहला वैल्यू माइनस किया था, तो एब्सोल्यूट एरर इन 1, एब्सोल्यूट एरर इन 2, एब्सोल्यूट एरर इन 3, एब्सोल्यूट एरर इन 4, एब्सोल्यूट एरर इन 5, राइट। तो ये तो हमको आता है ना, 2.62 में से 2.63 सब्ट्रैक्ट कर दिया और पॉजिटिव ले लिया तो 0.01, ये 0.06, ये 0.20 और 0.20, 6 नहीं होगा, ये 0.09 और ये आपका आ गया 0.18, राइट, करेक्ट। ये आपको मिल गया एब्सोल्यूट एरर। मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब एवरेज एब्सोल्यूट एरर मतलब एब्सोल्यूट एरर्स का मीन, ये जो 5 वैल्यू मिली है इसका मीन ले लो, तो मीन एब्सोल्यूट एरर मतलब ये 5 वैल्यूज का मीन, तो नो बिग डील, सिर्फ ऐड करो। 0.01 में 0.06 ऐड कर दिया 0.07 हो गया, उसमें 0.27 ऐड किया तो 0.20 ऐड किया तो 0.27 हो गया, उसमें 0.09 ऐड किया तो 0.36 हो गया, उसमें मैंने 0.18 ऐड किया तो 0.54 हो गया और डिवाइड बाय 5 कर दिया। 0.54 को 5 से डिवाइड करोगे तो अराउंड 0.11 से थोड़ा कम आएगा, 0.11 से थोड़ा कम आएगा। तो है क्या 0.11 ऑप्शन में? एग्जैक्टली 0.11 है। तो मैं लिखते भी गया और आपको बताते भी गया, तो पॉइंट कैलकुलेट भी करते गया, 0.11 सेकेंड। मैं ये कैलकुलेशन रिपीट करना चाहूँगा आप लोगों के लिए, क्योंकि यू शुड नो हाउ टू इंक्रीज योर स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। That is where you will win in competitive exams. तो मुझे चाहिए था मीन एब्सोल्यूट एरर, मेरे पास एब्सोल्यूट एरर्स की वैल्यू है, तो क्या करते हैं हम लोग, मीन वैल्यू कैसे निकालते हैं? 5 नंबर, 5 को ऐड करो, डिवाइड बाय 5 करो, तो 0.01 प्लस 0.06 लिख रहा हूँ मैं, ऐड भी कर रहा हूँ मतलब 0.07 प्लस 0.20 मतलब 0.27 प्लस 0.927 प्लस 9 36.36 प्लस 18 मतलब 0.54, 0.54 बाय 5 मतलब 55 बाय 5 मतलब 0.11, 55 5 इज 11, तो 0.11 सेकेंड्स हमारे पास आ गया आंसर, ऑप्शन नंबर बी। गुड, दिस इज हाउ यू इंक्रीज द स्पीड ऑफ कैलकुलेशन। और ऐसे क्वेश्चन आते हैं टाइम वेस्ट करवाने के लिए आते हैं, जिन लोगों को कैलकुलेशन के ट्रिक नहीं पता या जो जिनको आदत पड़ जाती है ना प्रॉपर लिखना, गए, यू विल नेवर बी एबल टू कंप्लीट फिजिक्स पार्ट। अच्छा, अभी ये क्वेश्चन मैंने इंटेंशनली डाला है, ये मतलब बेसिकली रैंडम क्वेश्चंस जनरेट होने के बाद कुछ क्वेश्चन फिल्टर भी करने पड़ते हैं, कुछ नहीं भी करने पड़ते हैं। तो ये क्वेश्चन है विच शुड नॉट बी फिल्टर इवन इन 11th। व्हाई? Which of the following groups have different dimension? ये तो 10th से भी कॉन्सेप्ट थोड़ा थोड़ा रिलेट होता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्टेज मतलब ईएमएफ, तो ये तीनों के डायमेंशन सेम है, डिफरेंट नहीं है मतलब, तो ऑप्शन ए तो नहीं आएगा। प्रेशर मतलब फोर्स अपॉन एरिया, स्ट्रेस मतलब फोर्स अपॉन एरिया, यंग्स मॉड्यूलस मतलब फोर्स अपॉन एरिया। तो स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस ये आपका बाद में इंट्रोड्यूस होगा, बट पता होना चाहिए प्रेशर, स्ट्रेस और यंग्स मॉड्यूलस ये सारे के सारे सेम डायमेंशन वाले क्वांटिटी है, ओके। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया हीट, एनर्जी, वर्क डन ये सब सेम डायमेंशन क्वांटिटी है। तो पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज तो सेम है ही, पता है ना, भले ईएमएफ नहीं पता होगा बट इतना तो पता है कि पोटेंशियल डिफरेंस और वोल्टेज सेम है। दो सेम आ गए मतलब तीसरा सेम आने ही वाला है ना, क्योंकि ग्रुप दिया है आपको, राइट, ओके, गुड। प्रेशर और स्ट्रेस सेम है पता है हमको, मतलब यंग मॉडल सेम आने वाला है, हीट और एनर्जी सेम है पता है, वर्क डन भी सेम है पता है हमको। फिर आखिरी ऑप्शन है जिसके डायमेंशन जो है वो सेम नहीं होंगे। अभी आप कोई भी स्टैंडर्ड बुक उठाओगे ना, एनी स्टैंडर्ड बुक, मैं कोई कंपनी का नाम नहीं बोलने वाला, उन लोगों ने डायमेंशंस निकाल के रखे हुए हैं वहाँ पे, बताया आपको पोटेंशियल डिफरेंस के डायमेंशन ये, ईएमएफ के ऐसे निकालते हो, प्रेशर का ऐसा निकालते हो, हीट का ऐसा निकालते हो। जरूरत क्या है? लॉजिक, लॉजिक इज दिस। 10 से हमने सुना है पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज एक ही चीज है पता है, तो ईएमएफ भी सेम होगा। प्रेशर स्ट्रेस सेम है, ये भी कहीं कहीं 10th में हुआ है पता है।
हीट एनर्जी बर्डन सेम होता है तो पता ही है हम लोगों को, राइट। तो ऑप्शन डी बचा जिसमें डायमेंशन सेम नहीं होंगे, मतलब डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके डायमेंशन सेम नहीं होंगे। वी डोंट हैव टू नो द फॉर्मूला टू फाइंड आउट डायमेंशन, जरूरत ही नहीं है, सिंपल। नेक्स्ट, डायमेंशंस ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज गुड। देखो अब हमको पता है रेजिस्टेंस क्या होता है, तो थोड़ा मैं आपको यहाँ पे फिजिकल कॉन्सेप्ट भी इंट्रोड्यूस करने वाला हूँ। रेजिस्टेंस की बात कब होती है, जब करंट की बात होती है। करंट की बात कब होती है, जब वायर्स में से आप करंट पास करो, तो रेजिस्टेंस क्यों होता है बता देता हूँ मैं आपको। नॉर्मली क्या है कि वायर मतलब मेटल का होता है, मेटल में एटम्स होते हैं और पीरियोडिक अरेंजमेंट होता है। बेसिकली पीरियोडिक मतलब प्रॉपर अरेंजमेंट होता है। किसी भी दो एटम्स में, ये एटम है, अगर ये कॉपर वायर है तो ये गोल गोल रेड सर्कल, दे आर कॉपर एटम्स। किसी भी दो कॉपर एटम में हमेशा डिस्टेंस इक्वल होता है, राइट। इसलिए सॉलिड को स्पेसिफिक शेप होता है, बिकॉज एनी टू मॉलिक्यूल्स और एटम्स ऑफ अ सॉलिड दे हैव इक्वल डिस्टेंस। अब ये सोचो कि ये एक इलेक्ट्रॉन, I will use some other color for electron. This electron wants to go from this point to this point. उसको करंट पास होना मतलब इलेक्ट्रॉन पास होना, इलेक्ट्रॉन को एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में जाना है। और वायर हम लोग कहाँ रखते हैं, रूम में रखते हैं, रूम टेम्परेचर पे होता है ना, कि वायर के आजू बाजू हमने रेफ्रिजरेटर लगा के रखा हुआ है। मतलब वायर हमेशा नेचुरल सराउंडिंग में होगा, एनवायरनमेंट में होगा, एटमॉस्फेयर में होगा, रूम टेम्परेचर पे होगा। रूम टेम्परेचर पे ये जो गोल गोल रेड रेड सर्कल्स जो एटम्स है, दे आर रिसीविंग एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट फ्रॉम द सराउंडिंग। सराउंडिंग से हीट मिल रहा है, हीट मिल रहा है। अभी मैं आपका एग्जांपल देता हूँ, ऐसे याद रहने के लिए होता है। गुड, हमारे पास पैसा आ गया, गाड़ी आ गई, हम लोग बैठते हैं क्या एक जगह पे, नहीं बैठते हम लोग। व्हाट वी डू इज चलो घूमने। तो यहाँ पे भी वही केस है, ये जो रेड एटम्स है रेड कलर में दिखाए हुए, दे आर रिसीविंग एनर्जी फ्रॉम एटमॉस्फेयर, सो दे विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग। वो वाइब्रेट होंगे, वो यहाँ वहाँ तो जा नहीं सकते बिकॉज दे आर फिक्स, तो ये वाइब्रेट होते हैं। अब ये वाइब्रेट होंगे तो इलेक्ट्रॉन को जाने में प्रॉब्लम होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल सफर नंबर ऑफ कोलिजन्स, दैट इज रेजिस्टेंस। लॉजिकल चीज है, बहुत लॉजिकल चीज है, समझेगा आगे मैं क्यों बता रहा हूँ। अगर L इज लेंथ ऑफ वायर तो रेजिस्टेंस विल बी प्रोपोर्शनल टू लेंथ, सिंपल। जितना लेंथ ज्यादा रहेगा उतने नंबर ऑफ कोलिजन ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन के। ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस, मतलब उतना डिफिकल्ट है इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे पहुंचना, मतलब उतना डिफिकल्ट है करंट के लिए। तो रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ। अभी ये कॉन्सेप्ट कभी नहीं भूलना लाइफ में, जितना लेंथ ज्यादा रेजिस्टेंस ज्यादा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन विल हैव टू सफर मोर कोलिजन्स। अब अगर मैं ऐसा करता हूँ कि वायर का एरिया, मतलब ये जो इतना एरिया है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, इसको बढ़ा दिया, वायर को ज्यादा कर दिया, वायर का एरिया बढ़ा दिया। एरिया बढ़ाने से क्या होगा कि ये जो एटम्स थे उनमें डिस्टेंस बढ़ गया, पहले कम डिस्टेंस था अभी ज्यादा डिस्टेंस हो गया, राइट। तो इलेक्ट्रॉन को जाने में आसानी होगी, बिकॉज नाउ टू एटम्स जिसमें से जिसके थ्रू पास होता है इलेक्ट्रॉन को, द डिस्टेंस इज मोर। मतलब अगर एरिया का क्रॉस सेक्शन, वायर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन बड़ा है तो रेजिस्टेंस कम है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कैन मूव इजीली नाउ विदाउट सफरिंग मच कोलिजन्स। मतलब रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन एरिया, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। एरिया बढ़ा तो रेजिस्टेंस कम, लेंथ ज्यादा तो रेजिस्टेंस ज्यादा। अब क्योंकि प्रोपोर्शनलिटी बोला है तो मैं लिख सकता हूँ रेजिस्टेंस इज सम कांस्टेंट, गामा लिखो, सिग्मा लिखो, रो लिखो, नॉर्मली रो यूज होता है, तो रो L/A। तो जो रो है इसको बोलते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी। इट इज ईदर कॉल्ड एज स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और इट इज कॉल्ड एज रेजिस्टिविटी। ओके, so now you will never forget this concept, और
भूलना भी नहीं चाहिए। हमको बोला है डायमेंशंस ऑफ रेजिस्टिविटी मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, तो मैं यहाँ से फॉर्मूला बना लूंगा, रो इज आर ए बाई एल। तो डायमेंशंस ऑफ रो मीन्स डायमेंशंस ऑफ आर, डायमेंशंस ऑफ एरिया अपॉन डायमेंशंस ऑफ एल। एरिया मीटर स्क्वायर, एल मीटर, मतलब वो तो ओरली भी होता है, बट एनीवेज आर के डायमेंशंस, आर आपका आता है वी बाई आई से, पोटेंशियल डिफरेंस बाय करंट से, एरिया आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा और लेंथ एल भी आखिरी में सब्स्टिट्यूट करूंगा। एनीवेज आई विल लीव दिस एज एन असाइनमेंट फॉर यू, क्योंकि स्टेट बोर्ड का जब मैं पढ़ा रहा था तो समवन आस्क्ड मी हाउ टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ आर, और उसको मैंने ये करके दिया था, राइट? तो आई हैव डन दिस ऑलरेडी। ओके, गुड। तो ये आप खुद करोगे। वैसे पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला आपको देखना है, इसलिए इन टर्म्स ऑफ लेंथ, इसलिए मैं असाइनमेंट रख रहा हूँ। असाइनमेंट सिर्फ इतना है, आर के डायमेंशंस बस, बाकी तो मैं करके दे रहा हूँ आपको। दिस इज असाइनमेंट फॉर यू। आर के डायमेंशंस मतलब वी बाई आई के डायमेंशंस आते हैं m रेज टू 1, l रेज टू 2, t रेज टू -2। ओके, करना है आपको, करना है, चेक करना है कि मैं सही बोल रहा हूँ या गलत बोल रहा हूँ। तो यू हैव टू चेक दिस, डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड, यू हैव टू चेक दिस, क्योंकि m l टू t -2 मतलब मास इंटू एक्सीलरेशन मतलब फोर्स के डायमेंशन आ गए। ओके, तो यू हैव टू चेक करो। मैं आपको फाइनल आंसर बता रहा हूँ। आई वांट यू टू फाइंड आउट डायमेंशंस ऑफ r। तो डायमेंशंस ऑफ r दैट आई एम लिविंग एज अ क्वेश्चन मार्क फॉर यू। a के डायमेंशन तो पता है आपको, a के डायमेंशन आपको पता होते हैं। एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ मतलब l रेज टू 2, और लेंथ तो लेंथ है, लेंथ रेज टू 1, मतलब ओवरऑल a बाय l सिर्फ l रेज टू 1 कंट्रीब्यूट करेगा। तो व्हेन यू सॉल्व दिस you will find out that this will be l raised to 1, कौन सा a by l, और r मतलब v by i, that will be m l raised to 2, जैसे मैंने आपको बताया, and then something here, वो आपको लिखना पड़ेगा, something here that is t raised to -3 and current I raised to 2, something like this। ये आपको खुद को करना है, this is to be done by you। और इन्होंने ये A लिखा है, A फॉर एम्पियर करंट, मैं A नहीं यूज कर रहा हूँ क्योंकि A हम लोगों ने एरिया के लिए यूज किया है, तो मैं I लिख रहा हूँ उसके लिए। तो इंस्टेड ऑफ यूजिंग A आई एम यूजिंग I, दैट इज द ओनली डिफरेंस। तो आप जब सॉल्व करोगे तो आपको मिलेगा m l रेज टू 3, t रेज टू -3, I रेज टू -2। तो ये आपको रेजिस्टिविटी के मतलब स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के डायमेंशन मिलने चाहिए। गुड, पॉइंट टू बी नोटेड। कहीं कहीं मैं इंटेंशनली कुछ गलती करने वाला हूँ, सो दैट यू गो आफ्टर द क्लास एंड चेक बाय योरसेल्फ। दूसरा, कहीं कहीं पे मैं आप लोगों के लिए असाइनमेंट रख दूंगा, समथिंग विच इज इंपॉर्टेंट फॉर यू, जैसे रेजिस्टेंस के डायमेंशन v बाय i से कैसे निकालने हैं। मुझे पता है कि आपको स्ट्रगल होगा यहाँ पे, राइट? क्योंकि v इन टर्म्स ऑफ mlt पता नहीं, I इन टर्म्स ऑफ mlt पता नहीं, I इज चार्ज इनटू टाइम, ये तो पता होना चाहिए। तो वो आप खुद करोगे, राइट? सिर्फ मैंने चेंज किया A की जगह पे कैपिटल I यूज किया, दैट्स इट। तो ये आपको असाइनमेंट है टू क्रॉस चेक। फॉर्मूला कैसे आया वो मैंने बता दिया, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या होता है वो मैंने बता दिया, अदर जॉब इज योर्स। 15th भी ऐसा क्वेश्चन है जो मैं इस स्टेज पे नहीं बता सकता, क्योंकि कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इंट्रोड्यूस नहीं किया हमने। सरफेस टेंशन, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, ये सब 12th में आएगा। मॉडल्स ऑफ रिजिडिटी बाद में आएगा, तो एट लेटर स्टेज, दिस इज आल्सो एट लेटर स्टेज। तो जब मैं कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करूंगा तब हम लोग करवाने वाले हैं क्वेश्चंस। गुड, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, फॉर दिस सेशन। ये हम लोगों ने 5th क्वेश्चन जैसा है।
फिफ्थ क्वेश्चन में भी कुछ ऐसा ही हमने देखा था, वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम. बट इफ यू रिमेंबर फिफ्थ क्वेश्चन में एनर्जी, फोर्स एंड टाइम वेर टेकन एज फंडामेंटल. फिफ्थ क्वेश्चन में एनर्जी, वेलोसिटी एंड फोर्स वेर टेकन एज फंडामेंटल क्वांटिटीज. यहाँ पे वेलोसिटी, फोर्स एंड टाइम, सिर्फ वहाँ पे एनर्जी था फंडामेंटल, यहाँ पे टाइम को फंडामेंटल बोल दिया है. तो वापस से मास के डायमेंशन निकालने हैं, मतलब एग्जैक्टली वो इसी टाइप का क्वेश्चन हो गया. दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट इंटेंशनली. मास इज प्रोपोर्शनल टू v raised to x, f raised to y and t raised to z. So mass is equal to some constant k. जब ये constant k बोलते हो तो ये k dimensionless constant होता है. ओके, अगर dimensionless constant नहीं है तो dimensional analysis यूज ही नहीं कर सकते हो आप लोग. This is an important point. When I am removing proportionality sign and putting a constant here, that means this constant k is a dimensionless constant. मैंने जब डायमेंशनल एनालिसिस बताया था तब मैंने ये एक पॉइंट में लिख के दिया है कि डायमेंशनल एनालिसिस का शॉर्टफॉल, ड्रॉबैक, डिसएडवांटेज क्या है कि जिस इक्वेशन में कांस्टेंट के डायमेंशन होते हैं वहाँ डायमेंशनल एनालिसिस अप्लाई ही नहीं होता, वो नहीं कर सकते हम लोग. v रेज टू x, f रेज टू y, t रेज टू z. मास के डायमेंशंस m रेज टू 1, k के डायमेंशन तो है नहीं. v मतलब l1 t माइनस 1 रेज टू x, फोर्स मतलब m1 L1 t minus 2 क्योंकि फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन रेज टू y. t मतलब टाइम रेज टू z. मैं अभी भी आप लोगों को m1 L1 t minus 1 ये सब बता रहा हूँ, बाद में मैं डायरेक्ट यूनिट्स पे आ जाऊंगा. तो बाद में मैं ये MLT नहीं लिखने वाला. फ्रॉम वन और टू मोर लेक्चर्स ऑनवर्ड्स मैं डायरेक्टली यूनिट्स डन. मैं डायरेक्ट यूनिट्स से बताने वाला हूँ आंसर्स आपको. गुड. तो m रेज टू 1 and then when you solve this, देखो m raised to 1 raised to y is m raised to y, l raised to 1 raised to x is l raised to x, l raised to 1 raised to y is l raised to y. तो x plus y. मैं शॉर्टकट्स मार रहा हूँ, मुझे पता है, और आदत तो डालनी पड़ेगी. t raised to minus 1 raised to x is minus x, t raised to minus 2 raised to y is minus 2y and t raised to 1 raised to z is t raised to z. तो plus z. अब लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ m रेज टू 1 है, मतलब l रेज टू 0 और t रेज टू 0 है. फिर आप इक्वेट करोगे सेम फंडामेंटल क्वांटिटीज के पावर को, फिर आप बोलोगे तो y इक्वल टू 1 लिख दूंगा क्योंकि इक्वेट कर रहा हूँ. m का पावर 1 यहाँ पे y, l का पावर x प्लस y वहाँ पे 0 आ गया, मतलब x इक्वल टू माइनस y आ गया, और y ऑलरेडी 1 है तो x इक्वल टू माइनस 1 आ गया. सिंपल. फिर यहाँ पे t का पावर माइनस एक्स माइनस 2y प्लस z है और वहाँ पे t का पावर 0 है. x की वैल्यू माइनस 1 है तो माइनस ऑफ माइनस 2, y की वैल्यू 1 है प्लस z इक्वल टू 0. तो ये आ गया आपका 1 माइनस 2 प्लस z इक्वल टू 0, मतलब z माइनस 1 इक्वल टू 0, मतलब z इक्वल टू 1. राइट. तो आपको मिल गया x माइनस 1, x इक्वल टू माइनस 1, y इक्वल टू 1 एंड z इक्वल टू 1. तो सब्स्टिट्यूट कर दोगे तो मास विल बी k v रेज टू माइनस 1, f रेज टू प्लस 1 एंड t रेज टू प्लस 1. करेक्ट. गुड. राइट. तो कहाँ पे ऐसा कहाँ दिखता है? ठीक है, मैंने स्मॉल लेटर यूज किया, उन्होंने कैपिटल लेटर यूज किया, डजंट मैटर. ओके, सो डजंट मैटर इफ आई एम यूजिंग स्मॉल्स और कैपिटल. v माइनस 1 f1 t1, तो ऑप्शन नंबर बी में हमको दिखता है दैट वी आर गेटिंग ऑप्शन नंबर बी. गुड. तो sufficient for the day. We'll continue here onwards in the next session.